हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न यूनिक मैथ्स में। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम सेट थ्योरी का बेसिक पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि गणित की दुनिया में सेट हमारे सबसे पहले दोस्तों जैसे होते हैं? अगर हम इनसे सही से दोस्ती कर लें, फिर गणित की बाकी सारे टॉपिक समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 मैथ का पहला और सबसे जरूरी टॉपिक, सेट्स। यह एक ऐसा कंसेप्ट है जो गणित की नींव बनाता है। तो चलिए इसे मजेदार और आसान तरीकों से समझते हैं। तो शुरू एक दिलचस्प प्रश्न से करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम चीजों को कैसे ग्रुप करते हैं? जैसे क्लास के सभी स्टूडेंट का ग्रुप या सभी फलों का ग्रुप। इन ग्रुप को ही गणित में सेट कहते हैं। अब फोटो में जिन महान व्यक्ति को देख रहे हैं, ये है जॉर्ज केंटर। जॉर्ज केंटर एक फेमस जर्मन गणितज्ञ थे, जिन्हें आधुनिक सेट थ्योरी के जनक के रूप में जाना जाता है। गणित के साथ साथ केंटर एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के व्यक्ति थे। इन्हें वायलिन बजाने का भी शौक था। इन्होंने अपने बचपन से ही वायलिन बजाना शुरू कर दिया था। केंटर का परिवार संगीत प्रेमी था और इनके पिता एक शौकिया वायलिन वादक थे, जिनसे उन्हें इंस्पिरेशन मिली। अब हम कुछ सेट के एग्जांपल्स दैनिक जीवन में देखेंगे। सेट इन एवरीडे लाइफ, जैसे अ पैक ऑफ कार्ड्स, ताश का एक पैकेट। अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। अ क्रिकेट टीम, ईटीसी। ये सारे एग्जांपल्स दैनिक जीवन के हैं। आप भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दैनिक जीवन के हो सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम डिफिनेशन ऑफ द सेट पे आते हैं। तो व्हाट इज अ सेट? What is a set? A set is a well-defined collection of distinct object। यानी कि सेट अलग अलग ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो अब हम दो शब्दों पे ध्यान देंगे। पहला, एक वेल डिफाइंड, और दूसरा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है साफ, स्पष्ट और बिना किसी भ्रम के समझ आने वाला। जब कोई चीज एक ही तरह से समझी जाए और हर किसी के लिए उसका मतलब एक जैसा हो, उसे वेल डिफाइंड कहते हैं। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि सेट के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हों। एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे फ्रूट इन बास्केट। अब एक बास्केट है, उसके अंदर कुछ फ्रूट रखे हैं, जैसे कि एप्पल, बनाना, ऑरेंज। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको हम सेट बोल सकते हैं। ऐसे दूसरा एग्जांपल है डेज ऑफ द वीक। तो डेज ऑफ वीक में हमें पता है कि 7 डेज होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, वेल डिफाइन होते हैं, क्योंकि जो सब के लिए हो वही वेल डिफाइन होता है। तो इस तरीके से ये भी हमारा एक सेट है। अब दूसरा है, एक सेट ए है जिसके अंदर 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, और ये भी एक वेल डिफाइन है क्योंकि ये भी सबके लिए एक जैसा है। अब कुछ नोट्स देखते हैं। पहला है, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स एंड मेंबर ऑफ अ सेट आर द सिनोनिमस टर्म्स। यानी कि हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, एलिमेंट बोल रहे हैं या मेंबर बोल रहे हैं, ये सारे सारे एक ही शब्द को इंडिकेट करते हैं। ठीक है। दूसरा नोट क्या है, सेट आर यूजली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, etc। यानी कि हम सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। और तीसरा नोट है कि द एलिमेंट ऑफ द सेट आर द रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, etc। यानी कि सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और जो सेट होगा वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सेट के अंदर उपस्थित होता है तब उसको कैसे दिखाते हैं, और यदि कोई एलिमेंट या ऑब्जेक्ट उस सेट के अंदर नहीं है तब उसको कैसे दिखाएंगे। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए। The Greek symbol of psilon is used to denote the phrase belong to. Thus, we write A belongs to A। यानी अगर A किसी सेट A का एलिमेंट है तो हम कह सकते हैं
ए सेट ए में शामिल है, इसे गणित में ए बिलोंग्स टू ए लिखा जाता है। ए लिखा जाता है जहां एप्साइलन जो होता है उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू अर्थात शामिल है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। एग्जाम्पल एक है ए बराबर है 1 2 3 4 5। अब हम दिखा सकते हैं कि कैसे कोई भी एलिमेंट ए में बिलोंग करता है। जैसे कि ए है मेरा 1, तो फिर 1 इज बिलोंग्स टू ए। इसी तरीके से 2 भी बिलोंग करेगा ए में, 2 बिलोंग्स टू ए। फिर 3 भी करेगा बिलोंग्स टू ए, etc। आप सारा दिखा सकते हैं। 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए। ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। 6 इसके अंदर नहीं बिलोंग करेगा। तो इसी चीज को हम आगे समझते हैं। कह रहा है इफ बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ द सेट ए, वी राइट बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड रीड बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल में दिखाया कि 6 इसके अंदर उपस्थित नहीं है, तो हम बोल देंगे कि 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को समझेंगे। जैसे पहला हमारा है n, यानी कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर यानी कि काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 2 3 4 डैश डैश, ये सारे काउंटिंग नंबर हैं। इसी को हम क्या करते हैं? करली ब्रेकेट में बंद करते हैं और नेचुरल नंबर हमें पता है n से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो गया द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। उसी तरीके से हम z को भी दिखा सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, यानी कि z सेट ऑफ ऑल इंटीजर होता है। इसको भी हम 0, राइट साइड में हमारे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और हमारे लेफ्ट साइड में नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारे हो गए z को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। और हमारा तीसरा है क्यों, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हमें पता है कैसा होता है, p बाई क्यों के फॉर्म का होता है। तो p बटे क्यों, क्यों डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो p और q है वो कहाँ बिलोंग करता है? z में। तो इसको बोलते हैं कि हमारे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट होंगे वो किस सेट में चले जाएंगे? हमारे इस सेट में चले जाएंगे। लेकिन हमें ये यहाँ ध्यान रखना है कि ऐसे सेट के जो एलिमेंट होते हैं उनका कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता, इसलिए हम उसको इस तरीके के सेट के रूप में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो हम रेशनल नंबर जो है उसका सेट नहीं बना पाएंगे। आगे हम देखते हैं। अब अगला हमारा है रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला देने से जो सेट बनता है, ऐसे सेट को हम सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं। इसके भी जो एलिमेंट होते हैं इनके भी पैटर्न फिक्स नहीं होते, इसलिए हम इसको भी इस तरीके से या इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अब अगला हमारा है आर प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर को हम आसानी से दिखा सकते हैं। देख लीजिए, जेड जो प्लस होता है वो इस तरीके से होता है। इसके अंदर सारे काउंटिंग नंबर ही होते हैं, यानी कि सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं। तो ये हमारा हो गया जेड प्लस। इस तरीके से अगला देखते हैं क्यू प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर में हमें बस ध्यान ये रखना है कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो p बाई क्यू के रूप में ही होते हैं। ठीक है, और कंडीशन सारा यही रहेगा, बट यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो p क्यू है वो पॉजिटिव जेड से बिलोंग करने चाहिए, क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर्स नहीं लेने हैं। अब आगे हमारा आखिरी है आर प्लस
द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर यानी कि वो सारे रेशनल और इरेशनल नंबर जो पॉजिटिव हों, इनके भी जो एलिमेंट होते हैं इनके पैटर्न फिक्स नहीं होते, इसलिए इनको भी हम इस तरीके से नहीं लिख पाते हैं। तो आशा करते हैं ये सारा समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स दिए हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। पहला हमारा सिंबल है एप्सिलॉन का, जो हम पहले भी देख चुके थे, उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। दूसरा हमारा सिंबल इस तरीके का होता है, ये होता है फॉर ऑल या फॉर एवरी, या फॉर ऑल या तो फॉर एवरी, हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा सिंबल है ई, उल्टा करके बनाया जाता है, यानी कि इस तरीके का ई बनाया जाता है, और ये होता है देयर एग्जिस्ट। क्या होता है? देयर एग्जिस्ट। चौथा हमारा जो सिंबल है वो आई को थोड़ा बड़ा करके बनाया जाता है, या फिर हम दो पॉइंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट। और पांचवा सिंबल हमारा है कॉमा। कॉमा जो होता है वो एंड से रिप्रेजेंट होता है। तो ये जो सारे सिंबल है आगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट पढ़ेंगे, वहाँ पर यूज किया जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे वीडियो का सबसे आखिरी टॉपिक जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला है हमारा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो बारी बारी से हम दोनों फॉर्म को समझेंगे, और ये बहुत ही इजी है, कोई घबराने की बात नहीं है, अच्छे से समझ में आ जाएगी, बस ध्यान से समझना। तो पहला जो हमारा है रोस्टर फॉर्म, उसको समझते हैं। तो क्या कहता है कि इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट इज लिस्टेड द एलिमेंट और being separated by comma and are enclosed within the braces, यानी कि करली ब्रैकेट। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है रोस्टर रूप वो रूप होता है जिसमें कोई सेट होता है, जिसमें कोई सेट ए होता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है, हाँ, उसको मैं सेट ए है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है, जैसे कि मान लो मेरा 1 है, 2 है, 3 है। अब मैं इसको क्या करूँगा, एक मझले ब्रैकेट में बंद करूँगा, और इन सारे एलिमेंट के बीच में मैंने क्या लगाया है? कॉमा लगाया है। तो जो भी सेट इस तरीके से लिखा जाता है उसको हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो काफ़ी आसान है, और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक दो एग्जांपल और ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट एक्स है, वो सारे अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स हैं, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू। तो अभी हमने क्या किया, हमने जो अंग्रेजी वर्णमाला का वॉवेल था उसको हमने क्या किया, रोस्टर फॉर्म में लिखा, यानी कि हमने उस एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाया और करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। तो इस तरीके के जो सेट को लिखने का तरीका होता है वो रोस्टर रूप कहलाता है। अब हम दूसरा देखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set। तो ये भी काफ़ी इजी है। ये कह रहा है ना कि एक ऐसा हमें सेट लेना है, हाँ, उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो किसी सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी के द्वारा क्या होंगे, डिफाइन किए जाएंगे। यानी कि वो कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होगी तो फिर कोई भी एलिमेंट नहीं लिख पाओगे तुम। तो इस तरीके का हम एक एग्जांपल देखते हैं जो प्रॉपर्टी को दर्शाता है। कि कह रहा है एक सेट ए है, इसके अंदर एक्स, अभी देखो मैंने सिंबल बताया था, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो ये खड़ा है इसका मतलब होता है सच दैट। क्या होता है? सच दैट। तो a इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। अब इसका कॉमा का मतलब क्या बताया था, एंड। क्या पढ़ा था? एंड। तो इसको क्या पढ़ेंगे, एंड एक्स लेस देन 10। इसको ऐसे पढ़ेंगे, क्या कैसे पढ़ेंगे कि a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर एंड एक्स लेस देन 10। तो ये जो हमारा लिखने का तरीका है इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर हमारे अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। ठीक है, क्या इसके अंदर 10 आएगा? नहीं, 10 भी नहीं आएगा, क्योंकि जो x है वो
10 से छोटा है, तो ये सारे हमारे x को रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं। तो कोई भी x हमें वो नहीं लेना है जो 10 से बड़ा हो या 10 के ही बराबर हो। तो इस तरीके का जो हमारा फॉर्म है, इसी को सेट बिल्डर फॉर्म करते हैं। तो कैसा लगा? तो आशा करते हैं ये वीडियो बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा, और इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे जो एनसीईआरटी बुक्स के रहेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।